ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस थमा दिया गया है। वो शंकराचार्य नाम उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस पे जो विवाद हुआ है, ये पूरा विवाद यही है। अगले 24 घंटे में क्या जवाब होता है उनकी तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अभी चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, उनका एक ही आवाज था कि हिंदू राष्ट्र में गाय क्यों कटेगी। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी उतना सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीच की जो कड़ी है ना, वो कन्वर्सेशन गैप है। कि 2024 के महाकुंभ में सरकार ने इनको शंकराचार्य के तौर पर स्नान कराया था। पूरे कुंभ की मौनी अमावस्या हो गया या फिर खिचड़ी हो गया, अलग अलग नहान माघ स्नान, उसमें जो वहाँ की शोभा है ना, वो धर्मगुरु है, धर्म है, आस्था है, इसी का वो प्रतीक है। माघ मेले में रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस थमा दिया गया है। ये नोटिस मेला प्राधिकरण की ओर से दिया गया और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर वो साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। आज हम अपने प्रोग्राम एडिटर्स व्यू में जानने की कोशिश करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से कि क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से शंकराचार्य की जो पदवी है वो तय होती है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो मामला क्या है। इस पूरे विवाद की पड़ताल करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी ये मामला तूल पकड़ रहा है लगातार, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से विरोध हुआ उनका वहाँ पे माघ मेले में, क्या है मामला, कैसे शंकराचार्य की पदवी तय होती है कि यही शंकराचार्य होंगे या नहीं होंगे। देखिए, पहली बात तो शंकराचार्य की जो पदवी तय होती है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु अपने शिष्य का चयन खुद करते हैं, उत्तराधिकारी घोषित करते हैं कि अगला उत्तराधिकारी, अगला शंकराचार्य कौन होगा। स्वरूपानंद सरस्वती जी चूँकि जो उनके गुरु थे, उन्होंने अपने वसीयत में, उनके पास 2 शंकराचार्य, 2 मठ के वो शंकराचार्य थे, एक द्वारका मठ और एक ज्योतिष मठ। द्वारका मठ, उसमें चूंकि ये विवाद वहीं से शुरू हुआ। स्वरूपानंद जी के जो गुरुजी थे, उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं दी थी। महासभा में ये सुनिश्चित हुआ कि वो शंकराचार्य बनेंगे। 1992 में ये वाद दाखिल किया गया उनके अयोग्य घोषित करने के लिए। विवाद चलता रहा, लेकिन 2022 में कोर्ट ने ये फैसला दिया और जिसने वाद दाखिल किया था शंकराचार्य के लिए, उसे ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद जब स्वरूपानंद जी का निधन हुआ, वो ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने अपने वसीयत के तौर पे 2 लोग का नाम द्वारका के लिए भी और जोशी मठ के लिए भी सुनिश्चित किया था। द्वारका मठ के जो शंकराचार्य, उन्होंने उनका पट्टाभिषेक हुआ, लेकिन जब जोशी मठ के जो शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद जी, इनका पट्टाभिषेक हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया जिसमें इनको अयोग्य घोषित किया गया। किस बात पे? कि जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी, उनका समर्थन इनको प्राप्त नहीं है। इस बात को बिहाफ बना के वाद दाखिल किया गया। चूँकि उसका एक और कंडीशन है, जब शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में अपने धर्म की स्थापना करने के लिए 4 शंकराचार्य को सुनिश्चित किया था, तो उसमें एक रखा था कि शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ बाकी शंकराचार्य की भी सहमति आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारे 4 हो गए, एक पूरी हो गया, एक द्वारका हो गया, एक ज्योतिष मठ हो गया और एक सिंगेरी मठ हो गया। उनको सिंगेरी और द्वारका मठ के जो शंकराचार्य थे, उनसे समर्थन प्राप्त था। चूँकि निश्चलानंद जी जो पूरी पीठ के थे, उन्होंने सहमति नहीं दी, उनका कंसर्न भी दूसरा था। उन्होंने कहा कि मेरे से बात नहीं हुई है, उन्होंने कहा मेरे से वो आए नहीं थे, और उनको पट्टाभिषेक के लिए शुभकामनाएं 2 शंकराचार्य ने दे दिया था। बहुमत उनके साथ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और जो उनका पट्टाभिषेक होने वाला था, वो पट्टाभिषेक नहीं हुआ। लेकिन जोशी मठ का जो गद्दी है, उस गद्दी पे वो आसीन है। पूरा कार्य, मठ का कार्य संचालन उनके अधीन होता है और गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता है। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपना जो वसीयत बनाई थी, उसमें उनका नाम लिखा हुआ था। जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने इस वसीयत को पढ़ा और उनको शिष्य उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो ये पूरा बवाल है, ये पूरा विवाद है, जिसके तहत अभी चूँकि वो शंकराचार्य नाम उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस पे जो विवाद हुआ है, ये पूरा विवाद यही है।
यानी कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य बनने के लिए राष्ट्रपति भी नहीं तय कर सकता, वो बात बिल्कुल जायज है। हाँ, एकदम वासुदेव जी ने 1992 में उन्होंने ही स्वरूपानंद जी सरस्वती के लिए 1992 में कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसका फैसला जिसमें उन्हीं को अयोग्य घोषित किया गया था। स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास महासमाज से स्वीकृति से 2 मठ के वो शंकराचार्य थे, जिसमें द्वारका और ज्योतिषी मठ ये दोनों शामिल थे। अब इसमें जिस तरीके से ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, तो उनके कई शिष्यों का एक ये भी कहना है कि मेला प्राधिकरण ने आज ही नोटिस दिया है, आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं, जबकि 2024 के महाकुंभ में सरकार ने इनको शंकराचार्य के तौर पर स्नान कराया था। तो फिर उस समय सवाल क्यों नहीं किया गया था, इस समय सवाल करने की क्या वजह बन रही है? देखिए, किसी भी दो चीज़ होती है, एक होता है धर्म और एक होता है संविधान। एक होता है इम्प्लीमेंट करना, बनाना और लागू होना। जहाँ धर्म की बात है, वो कुंभ सजा क्यों है? एक सवाल ये है, क्यों सजा है? उस धर्म का एक प्रतीक है और वो धर्म के लिए सजा है। उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन का काम है। वो उसके लिए जो भी जरूरी तथ्य होते हैं, जरूरी चीज़ें होती हैं, जरूरी सामग्री है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। उस पूरे कुंभ की मौनी अमावस्या हो गया या फिर खिचड़ी हो गया, अलग अलग नहान हो, माघ स्नान, उसमें जो वहाँ की शोभा है ना, वो धर्मगुरु है, धर्म है, आस्था है, इसी का वो प्रतीक है। तो जो शंकराचार्य उपाधि है, चाहे शंकराचार्य है, ये उसी के प्रतीक है। ये वो मैसेज देने का काम करते हैं समाज में, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीच की जो कड़ी है ना, वो कन्वर्सेशन गैप है बस, और उसी की ये लड़ाई है। अब दोनों के पास कि बड़ा कौन और ताकतवर कौन, अब वहाँ पे आके लड़ाई रुक गई है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सक्रिय रहते हैं, बाकी 3 शंकराचार्य कभी इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद चाहे जो भी हो, चाहे कोई राजनीतिक बयान हो उसको लेकर हो, हमेशा सक्रिय रहते हैं। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी उतना सक्रिय हैं, और एक विशेष पार्टी के आरोप लगता है कि उसकी बात प्रमुखता से रखते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिकरण की ओर उनका ज़्यादा फोकस रहता है धर्म के साथ में? ऐसा होता तो UPA 1 UPA 2 में वो गाय की लड़ाई लड़ रहे थे बनारस में। जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लाठी उन पे पड़ रही है, वो बनारस का वीडियो है। तो अभी चाहे NDA की सरकार हो, चाहे UPA की सरकार हो, उनका एक ही आवाज़ था कि हिंदू राष्ट्र में गाय क्यों कटेगी, उसके लिए पॉलिसी लेके आइए। बिहार चुनाव में वो सक्रिय हुए, उनकी वही बात थी। तो वो अब धर्म की बात को अगर कोई आप जाति और या फिर पार्टी से देखेंगे, तो फिर आपको अपना चश्मा बदलना होगा, वो देखने का नज़रिया। उनका स्टेटमेंट आप UPA सरकार के दौरान देखिए ना, क्या वो क्या बोल रहे थे, तब भी वो गाय की बात करते थे। NDA सरकार में देखिए क्या बोल रहे हैं, तब भी वो गाय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ गाय पूजनीय है, वंदनीय है, वहाँ सबसे बड़ा भारत एक्सपोर्टर कैसे हो सकता है, ये उनका सवाल है। तब इसको आप किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर कहेंगे तो ये फिर सोचने वाली बात है। ठीक है, तो जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, और मामला अभी चूंकि कोर्ट में है, और इसको लेकर इसी के बिहाफ पे जिस तरीके से उनको नोटिस दी गई है, अगले 24 घंटे में क्या जवाब होता है उनकी तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला कहीं ना कहीं धर्म के साथ साथ अब राजनीति की ओर भी रुख ले रहा है। इस मामले पर क्या अपडेट होगी, वो अपडेट आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहें बात कही जाओ। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.